कुछ घटनाएं सिर्फ पुलिस फाइलों में दबी रह जाती हैं। कुछ अपराध कभी हल नहीं होते क्योंकि उनका हल इंसानी समझ से बाहर होता है। और कुछ लाशें बस दफन नहीं होती, वो इंतजार करती हैं बोलने के लिए, बदला लेने के लिए। मैं क्राइम रिपोर्टर हूं, आदित्य वर्मा, 12वीं साल का। पिछले 8 साल से अपराध की दुनिया में कलम और कैमरे से सच्चाई खोद रहा हूं। मैंने कत्ल, बलात्कार, लापता लोगों, तांत्रिक हत्याओं जैसी सैकड़ों कहानियां कवर की हैं। लेकिन जो खबर मुझे उस शाम मिली, उसने मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी भर दी थी। मेरे एडिटर अंशुमान ने मुझे बुलाया और एक फाइल फेंकी। पुराना सिटी हॉस्पिटल सुनसान पड़ा है पिछले 5 साल से। अब रातों में वहां किसी लड़की की चीखें सुनाई देती हैं। कोई कहता है भूत है, कोई कहता है साजिश है। जा देखा? मैं हंसा। अरे भूत प्रेत की कहानियां यूट्यूब वाले बना लें, हम क्राइम कवर करते हैं। लेकिन उसके चेहरे पर गंभीरता थी। इस अस्पताल का मालिक कौन था पता है? मंत्री सुशील वर्मा। और उस लड़की का केस भी तुमने ही दबाया था, याद है? मेरा चेहरा सफेद पड़ गया। 3 साल पहले एक मेडिकल छात्रा की रहस्यमयी मौत इसी अस्पताल में हुई थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट गायब कर दी गई, सीसीटीवी फुटेज ब्लैंक, और केस को आत्महत्या करार दे दिया गया। मैंने वो केस शुरू किया था, पर दबाव और डर के आगे झुक गया। अब वही केस मेरे सामने फिर से जी उठा था। उस रात मैं और मेरी टीम, कैमरामैन विशाल और साउंड इंजीनियर मोहित, कार लेकर अस्पताल की तरफ निकले। रास्ते में घना कोहरा और कुत्तों की लगातार भौंक सुनाई दे रही थी। अस्पताल की इमारत अब एक खंडहर बन चुकी थी। छतें टूटी हुई, दीवारों पर खून के छींटों जैसे निशान, और हर कोने से आती सड़न की गंध। हमने अपना कैमरा चालू किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। विशाल ने मजाक में कहा, अगर भूत आया तो पहले तू सेफ रहेगा सर। मैं मुस्कुराया, लेकिन दिल की धड़कनें तेज थीं। हम अंदर घुसे तो दीवारों पर बिखरे मेडिकल दस्तावेज, टूटी हुई व्हीलचेयर और मरे हुए चमगादड़ों की बदबू ने स्वागत किया। लेकिन सबसे डरावना था वो दरवाजा जिस पर लिखा था मॉर्चरी डेड ओनली। मैंने विशाल की तरफ देखा। चलो यहीं से शुरू करते हैं। कैमरा ऑन था, आवाजें रिकॉर्ड हो रही थीं। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, एक ठंडी लहर शरीर के आर पार हो गई। कमरे के बीचों बीच एक स्टील की टेबल थी जिस पर सफेद चादर से ढंकी एक लाश रखी थी, पर लाश की आंखें वो खुली थीं और मुझे घूर रही थीं। उस मोर्चरी रूम में जैसे समय थम गया था। मेरे कदम रुक गए। सफेद चादर के नीचे पड़ी लाश की आंखें चौड़ी और चमकती हुई थीं, जैसे वो मुझे पहचान रही हो। कैमरे की लाइट झपक रही थी और एक अजीब सी गंध, मानो कोई गीला सड़ा हुआ शरीर हमारे बीच सांस ले रहा हो। विशाल ने मेरी पीठ पर हाथ रखा। सर, ये लाश आंखें क्यों खोल के रखी है? मैंने कैमरे को स्थिर किया और धीरे से लाश की तरफ बढ़ा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, जैसे वो जानता हो कि अब कुछ बेहद गलत होने वाला है। जैसे ही मैंने चादर हटाई, पूरा चेहरा सामने आया। सड़ा हुआ, नीला पड़ा चेहरा, मगर आंखें ताजा, चमकती हुई और बिल्कुल जीवित। तभी एक फीकी सी फुसफुसाहट कमरे में गूंजी। आदित्य! मैंने चौंक कर चारों ओर देखा। किसने बुलाया? विशाल और मोहित दोनों पीछे हट चुके थे। उनके चेहरों पर डर था। मोहित बुदबुदाया, मैंने कुछ नहीं कहा सर, पर मैंने भी सुना। मेरे हाथ से कैमरा गिरते गिरते बचा। दीवारों से टकराकर आवाज फिर गूंजी, आदित्य, सच दबा दिया, अब मैं तुझे उजागर करूंगी। मेरे पैरों के नीचे की जमीन खिसकने लगी। अचानक दीवार पर लाइट पड़ी और एक जानी पहचानी तस्वीर सामने आई। वही लड़की, वही छात्रा जिसकी मौत की रिपोर्ट मैंने 3 साल पहले दबा दी थी। वो डॉक्टर बनने आई थी, पर अस्पताल की वासना भरी दीवारों ने उसकी आत्मा को चीर डाला, और अब वो आत्मा मेरे सामने थी। दीवार पर खून से लिखा था, वो झूठ मत बोलते जो लाशें देखते हैं। मैंने कांपते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर जैसे किसी ने बाहर से बंद कर दिया हो। विशाल दरवाजा पीटने लगा, सर खोलिए, खोलिए। तभी पीछे से फिर आवाज आई, इस बार गले से नहीं, जमीन के नीचे से, तू भी उस अपराध में शामिल था, अब बारी तेरी है। लाश की गर्दन अचानक हिली और होंठ हिलने लगे। मैंने चीखते हुए पीछे हटने की कोशिश की, पर पैर फिसल गया और मैं मोर्चरी की उस स्टील टेबल से टकराकर
जमीन पर गिर गया। तभी मेरी नजर उस फाइल पर पड़ी, वही केस फाइल जिस पर मेरे दस्तखत थे, और उस पर लिखा था झूठ को सच बनाने का अपराध। अब कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहा था, लेकिन उसमें कोई आवाज नहीं थी, सिर्फ शोर, एक कंपाता रेडियो जैसा साउंड, और उस साउंड के पीछे कोई लड़की जो जिंदा नहीं थी पर मेरी हर बात सुन रही थी। जमीन पर गिरे हुए मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी रीढ़ की हड्डी जम चुकी हो। सामने पड़ी फाइल से उठती खून की बूंदें धीरे धीरे मेरे हाथ की ओर रेंग रही थीं, जैसे कोई मुझे छूना चाहता हो, पहचानना चाहता हो। तभी कमरे की बत्तियां अचानक तेज तेज झपकने लगीं और मरा हुआ माहौल जैसे एक पल में जिंदा हो गया। विशाल ने दरवाजा पीटना बंद कर दिया था, क्योंकि वो अब दरवाजे की दूसरी तरफ था ही नहीं। मैं चीखा, विशाल, मोहित, कोई है? पर बाहर कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा, गहरा, भारी और काट खाने वाला। तभी दीवारों पर बनी दरारों से खून रिसने लगा। वो दीवारें जिन्होंने 3 साल पहले एक लड़की की चीखों को चुपचाप निगल लिया था, अब फूट रही थीं। अचानक मेरी नजर एक टूटे आईने पर पड़ी जो दीवार से टिका था। आईने में मैं अकेला नहीं था, मेरे पीछे खड़ी थी वही लड़की, कपड़े फटे हुए, बाल भीगे और उलझे, और आंखें ऐसी जैसे उनमें मौत की छाया गूंथी गई हो। वो धीरे धीरे मेरे पास आई, लेकिन आईने में ही, असली कमरे में कुछ नहीं था। मैं कांपते हुए बोला, मुझे मजबूरी थी, रिपोर्ट दबानी पड़ी। वो मंत्री था, मैं क्या करता? तभी आईने से उसकी आवाज आई, मौत सबको मिलती है, पर सुकून सिर्फ उन्हें मिलता है जो सच के साथ होते हैं। अचानक आईना चटक गया और उसके टुकड़े जमीन पर गिरते ही कमरे में जोरदार झटका हुआ, जैसे जमीन के नीचे कुछ हिला हो। मैं लड़खड़ाता हुआ खड़ा हुआ और भागने की कोशिश की, लेकिन अब मोर्चरी का दरवाजा गायब था। मेरी पीठ से कुछ चिपक रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ मुझे पीछे खींच रहा हो। मैं चीखते हुए फाइल उठाकर भागा, कैमरा लिए बिना। जैसे तैसे मैं मुख्य हॉल तक पहुंचा, पर वो अब अस्पताल नहीं रहा था। पूरा अस्पताल किसी कब्रिस्तान में बदल चुका था। दीवारों में जड़े नाम, जिनमें से एक नाम मुझे देखता हुआ लगा, विशाल शर्मा, मेरा कैमरामैन। मैं चौंका। ये नाम तो तभी एक स्टाफ रूम से सड़ी बदबू आई। मैं अंदर घुसा तो देखा विशाल की लाश, आंखें खुली हुई और गला घुटा हुआ। उसकी जेब से एक ऑडियो रिकॉर्डर मिला, जिसे चलाते ही उसमें एक आखिरी रिकॉर्डिंग सुनाई दी। सर, ये लड़की हमारे पीछे है। ये कोई आत्मा नहीं, ये न्याय है, और अब हम सबका हिसाब होगा। रिकॉर्डर टूट गया। तभी पीछे से दरवाजा बंद हुआ और वही आवाज गूंजी, अब तू बचेगा नहीं आदित्य, तू सबसे बड़ा अपराधी है। कमरा अंधेरा था, लेकिन मेरे दिमाग में डर बिजली की तरह कौंध रहा था। मैं दीवारें थपथपा रहा था, रास्ता ढूंढ रहा था, पर चारों ओर बस अंधेरा, सड़न और ठंडी हवाएं। तभी अचानक कमरे के बीचों बीच एक टेबल और कुर्सियां प्रकट हुईं, जैसे कोई अदालत लगाई जा रही हो। टेबल के पीछे खड़ी थी वही आत्मा, वो लड़की, अब पूरी तरह विकृत। उसका चेहरा गल चुका था, आंखों में ज्वाला थी, और वो बोलने लगी, आदित्य वर्मा, अपराध संवाददाता, जो अपराध दबाता रहा, जो गुनहगारों को छुपाता रहा, आज तू कटघरे में है। मेरी सांसें रुकने लगी। मैं चीखा, मैं पत्रकार था, सिर्फ रिपोर्ट करता था, आदेश ऊपर से आते थे। वो मुस्कुराई, तेरे कैमरे ने मेरी चीखें सुनी थी, लेकिन तूने अपनी आवाज बंद कर दी थी। तभी टेबल पर 3 और लाशें प्रकट हुईं, मोहित, विशाल और एक डॉक्टर, जिसे मैंने कभी इस केस में देखा था। वो सब एक एक करके मेरी तरफ मुड़ने लगे, उनके होंठ हिलते, लेकिन आवाज नहीं आती। फिर आत्मा ने मेरी आंखों में आंखें डालकर कहा, तेरे शब्दों ने मेरी मौत को चुप्पी बना दिया, अब मैं तेरी आत्मा से वही चुप्पी खींचूंगी। तभी जमीन फटी और मैं किसी अंधेरी खाई में गिरने लगा। गिरते हुए मुझे वो सारे अखबार की हेडलाइंस याद आने लगी जो मैंने झूठी लिखी थी। आत्महत्या, कोई साजिश नहीं, मंत्री निर्दोष। मैं चीख रहा था, लेकिन आवाज मेरे गले से नहीं निकल रही थी। मैं एक ऐसे कमरे में गिरा जहां दीवारों पर सैकड़ों कटी फटी तस्वीरें थीं। हर तस्वीर में वो लड़की, एक नई पीड़ा, एक नया जख्म, और मैं, हर एक के साथ बैकग्राउंड में। मेरे हाथ में एक कलम थी,
और दीवार पर खून से लिखा था, तू गवाह था, फिर भी चुप था। तभी मेरी जेब में पड़ा रिकॉर्डर अपने आप ऑन हो गया। उसमें मेरी ही आवाज थी, अगर मैंने सच लिखा तो मेरी नौकरी जाएगी, परिवार बिखर जाएगा, छोड़ो, ये केस कोई नहीं पड़ेगा। आवाजें रुक गईं और आत्मा सामने आ खड़ी हुई। अब वो कोई भूत नहीं थी, बल्कि सच का जीवित रूप थी, जिसे मैंने खुद मारा था। उसने हाथ बढ़ाया और मेरी आंखों में उंगलियां घुसा दी और मैं एक झटके में वहीं गिर पड़ा, अंधा। पर अब हर आवाज सुनाई दे रही थी, हर पीड़ा, हर चीख, और सब मुझसे सवाल कर रही थी। अब तू बोलेगा आदित्य, उसने कहा, अब हर वो सच बताएगा जिसे तूने छुपाया था, क्योंकि अब हर रात जब कोई नया पत्रकार इस मोर्चरी में आएगा, तू उससे बोलेगा, तू रोएगा, तू चिल्लाएगा, लेकिन कोई तुझे बचा नहीं पाएगा, जैसे तूने मुझे नहीं बचाया। अचानक दरवाजा खुला, एक नया रिपोर्टर अंदर आया, हाथ में कैमरा, साथ में एक नया कैमरामैन। वो बोले, ये वही केस है ना, 3 साल पहले आत्महत्या वाला? कुछ तो गड़बड़ थी इसमें। वो मेरी लाश की तरफ बढ़े और कैमरा ऑन किया। मैं भीतर ही भीतर चिल्ला रहा था, चेतावनी देना चाहता था, मगर कुछ नहीं कह सका। लेकिन जैसे ही उन्होंने मेरी आंखों में देखा, वो चौंक गए। कैमरा जमीन पर गिर गया, क्योंकि मेरी आंखें खुली थीं और एक धीमी डूबी हुई आवाज कमरे में गूंजी, अब तेरी बारी है।